तो देखिए अब आपका जो नया चैप्टर है वो है इलास्टिसिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे एक न्यूमेरिकल या हो सकता है एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके डिफेंस के एग्जामों में। तो ध्यान रखिएगा, ये मेरा जो नया चैप्टर है, इस नए चैप्टर को बोला जाता है प्रत्यास्थता, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या होती है इलास्टिसिटी हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। देखते हैं इसमें पहली स्लाइड हमें क्या पढ़नी है। तो पहली स्लाइड जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है इलास्टिक बॉडी। क्या होती है सर इलास्टिक बॉडी, और इलास्टिक बॉडी से ही आपको समझ में आ जाएगा इलास्टिसिटी। जैसे मैं कह दूं इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना इलास्टिक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें हम लोग बल लगाएं तो बल लगाने से उसका आकार बिगड़ जाए, आकार बिगड़ जाए, और लेकिन जैसे ही बल हटा ले वापस वो अपने प्रारंभिक आकार में आ जाए, ऐसी बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ऐसी बॉडी जिसमें बल लगाने पर उसके आकार में उसका आकार बिगड़ जाए, उसका आकार बिगड़ जाए, ये होगा उसका आकार बिगड़ जाए और बल हटा लेने पर वापस अपने प्रारंभिक आकार में आ जाए। ध्यान रखना ऐसी बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और ये जो गुण दर्शाता है, कोई भी पदार्थ ये गुण दर्शाता है, उस गुण को बोला जाता है इलास्टिसिटी, उस गुण को बोला जाता है इलास्टिसिटी। ठीक है ना, तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। मतलब कोई भी बॉडी में अगर बल लगाया जाए तो उसका आकार बिगड़ जाए, बल हटा लेने पर वापस वो अपने प्रारंभिक आकार में आ जाए। ध्यान रखना उस बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहा जाता है, और यह गुण जो लोग दर्शाते हैं उस गुण को बोला जाता है इलास्टिसिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है, चलिए इसी तरह की नेक्स्ट एक और हेडिंग है प्लास्टिक बॉडी। क्या होती है प्लास्टिक बॉडी, समझते हैं ना, ऐसी बॉडी जिसमें बल लगाने लेने पर उसका आकार बिगड़ जाए। मतलब आप प्लास्टिक बॉडी में यदि बल लगाएंगे तो उसका आकार डेफिनेटली चेंज होगा। अब जब चेंज हो जाएगा तो बल हटा लेने पर वापस वो अपने प्रारंभिक आकार में ना आ पाए, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल बहुत सारा, अच्छा किसी भी बॉडी को हम लोग इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों दर्शा सकते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए स्टील की रॉड है, आप शुरुआत में बल लगाइए और बल लगा लेने पर बल हटा लीजिए, वापस ही अपनी प्रारंभिक आकार में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको गर्म करने के बाद बल लगाइए, मतलब इसको हीट दे दीजिए, फिर बल लगाइए और बल लगा के खींच दीजिए, तो दोबारा ये अपने आकार में नहीं आ पाएगा। इस बात को समझिए, क्योंकि गर्म करने से उसके अंदर प्लास्टिसिटी आ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर पदार्थ के अंदर किसी निश्चित टेम्परेचर पे इलास्टिसिटी भी होती है और प्लास्टिसिटी भी होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जब भी कभी हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने बताया इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी बताया इलास्टिक बॉडी के बारे में बताया, और वो गुण कहलाता है इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी में मैं हमेशा कह सकता हूं कि जो डिफॉर्मेशन आता है वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन आता है। कैसा डिफॉर्मेशन आता है, टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब थोड़ी देर के लिए डिफॉर्मेशन होगा, बल हटा लोगे डिफॉर्मेशन अलग हो जाएगा, हट जाएगा, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन आता है। लेकिन अगर कोई कहे कि प्लास्टिक बॉडी में कैसा डिफॉर्मेशन आता है, अच्छा प्लास्टिक बॉडी में ये जो गुण आता है कि बल हटा लेने पर भी वापस अपने प्रारंभिक आकार में ना आ पाए, तो ध्यान रखना इस गुण को बोला जाता है प्लास्टिसिटी, इस गुण को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि जैसे कि अगर पिछले वाला देखा जाए तो पिछले वाले मैंने बताया कि इसमें टेम्परेरी डिफॉर्मेशन आता है इलास्टिक बॉडी में, तो जो प्लास्टिक बॉडी आएगी, ध्यान रखना प्लास्टिक बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि किसमें टेम्परेरी डिफॉर्मेशन आता है, किसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो इलास्टिक बॉडी में टेम्परेरी डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगला मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि कई बार तुम्हारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है कि जब भी कभी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, उसकी इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ता है और उसकी प्लास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों क्वेश्चन और आता है। तो अभी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि अगर इस छड़ को मैं ठंडी अवस्था में खींचूं और खींचने के बाद बल हटा लूं तो वापस ही अपने आरंभिक आकार में आ जाएगा, प्रारंभिक आकार में आ जाएगा। लेकिन अगर गर्म करने के बाद इसको खींचूं, बताइए अगर इसको गर्म कर दूं फिर खींचूं तो क्या ये दोबारा अपने प्रारंभिक आकार में आ पाएगा, तो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब गर्म करने से उसके अंदर कौन सी चीज आ रही, प्लास्टिसिटी आ रही। हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं
तो प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है और जबकि इलास्टिसिटी घट जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर जो बढ़ाने से इलास्टिसिटी घटती है और प्लास्टिसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो 2 स्लाइड हो गई है, अगली स्लाइड देखते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड, यही स्लाइड का इंतजार था। इस स्लाइड को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस, प्रतिबल। क्या होता है प्रतिबल, बहुत ध्यान से समझते हैं। मैंने देखिए चित्र में आप लोगों को एक रॉड दिखाई हुई, ऊपर एक रॉड है। मैंने कहा इस रॉड पे तुमने टेंसाइल लोड लगाया, ये मेरा टेंसाइल लोड है। कैसा लोड है, टेंसाइल लोड है। टेंसाइल लोड उस लोड को बोला जाता है जो उसके आकार को बढ़ा दे, या यूं कहिए कि लंबाई को बढ़ा दे, है ना। तो मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई टेंसाइल लोड मैंने किसी छड़ पर लगाया F न्यूटन का। टेंसाइल लोड का मतलब होता है ऐसा लोड जो उसके छड़ों के या टड़ों के छड़ के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी बीच की दूरी बढ़ा दे, टेंसाइल लोड। बीच की दूरी घटा दे, कंप्रेसिव लोड। ये मेरा टेंसाइल लोड है, मैंने छड़ पर लगाया है। अगर मैं ऐसा कह दूं कि इस छड़ की जो लंबाई थी, प्रारंभिक लंबाई, उस प्रारंभिक लंबाई को मैं अपनी तरफ से L बोल दूं कि प्रारंभिक लंबाई सर L थी, और प्रारंभिक जो डायमीटर था, ये डायमीटर, इस डायमीटर को मैं अपनी तरफ से D बोल दूं, तो तुमने टेंसाइल लोड जैसे ही लगाओ ना, तो टेंसाइल लोड के प्रभाव में इसकी जो लंबाई होगी सर वो बढ़ जाएगी। इसकी जो लंबाई होगी वो देखिए बढ़ जाएगी, टेंसाइल लोड के प्रभाव में लंबाई बढ़ जाएगी। अगर पहले लंबाई L थी तो बताइए बाद में जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सर लंबाई श्योर बढ़ेगी, लंबाई श्योर बढ़ेगी, क्योंकि ये मेरा टेंसाइल लोड है ना। टेंसाइल लोड हमेशा ध्यान रखना इक्वल एंड अपोजिट होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। लेकिन ऐसा होगा जो वस्तु के टड़ों के बीच की दूरी, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ा सके। तो लंबाई श्योर बढ़ जाएगी, लंबाई मान लीजिए बढ़कर L प्लस डेल्टा L हो गई। तो कोई पूछे कितनी बढ़ी, तो कहोगे डेल्टा L बढ़ी। और जब लंबाई बढ़ेगी तो जो डायमीटर होगा वो घट जाएगा, डायमीटर घट जाएगा। तो डायमीटर घटेगा तो पहला अगर डायमीटर D था तो बाद में जो डायमीटर हो जाएगा सर ये D माइनस डेल्टा D हो जाएगा, D माइनस डेल्टा D, मतलब डेल्टा D घट जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही आपने छड़ पर टेंसाइल लोड लगाया ना, तो छड़ के अंदर एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हो जाता है, छड़ के अंदर एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसको मैंने अपनी तरफ से R कह दिया। कुछ लोग इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोबारा से वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। यही प्रत्यानयन बल की रीस्टोरिंग फोर्स की परिभाषा होती है, जो वस्तु को दोबारा से प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करे। तो बहुत सारे लोग इसको रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से भी जानते हैं और रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको जो बल लगाना है वो ऐसा बल लगाना है जो उसकी आकृति को डिफॉर्म कर सके, तभी अंदर स्ट्रेस आएगा। समझिए बात को। अगर आपने ऐसा बल लगाया कि उसमें मोशन आ गया लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं आया, तो उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, श्योर है एकदम। ठीक है, तो स्ट्रेस लाने के लिए उसकी आकृति जरूर बिगड़नी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह दूं कि मैंने किसी बॉडी में, मान लीजिए ये बॉडी है और इस बॉडी में F न्यूटन का बल सर ऐसे लगाया, केवल ऐसे, तो ये F न्यूटन का बल इस बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं ला पाएगा, इसको मोशन में ला देगा। और जब तक डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा तब तक अंदर किसी तरह का कोई भी प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा। पहली बात समझ लीजिए, क्यों नहीं होगा उसका भी रीजन सुनिए। तो आपने देखा कि जैसे हम लोग किसी बॉडी पर, मैं प्रतिबल की डेफिनेशन दे रहा हूं। प्रतिबल की डेफिनेशन क्या होती है? प्रतिबल की डेफिनेशन, जब किसी छड़ पर एक बाह्य विरूपण बल लगाते हैं, बाह्य विरूपण मतलब ऐसा बल जो उसकी आकृति को बिगाड़ दे। जब किसी छड़ पर एक बाह्य विरूपण बल लगाते हैं तो छड़ के अंदर रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं। मतलब इकाई क्षेत्रफल पे जितना भी रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा है सर उसी को ही स्ट्रेस बोला जाता है, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा ए है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने अपनी तरफ से ए कह दिया, और जैसे ही मैंने कहा कि क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा ए है, तो रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया ही आपका कहलाता है स्ट्रेस। तो मैं लिख भी देता हूं कि स्ट्रेस क्या है, तो कहोगे रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल लो सर, उसी को प्रतिबल बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? स्ट्रेस बोला जाता है, प्रतिबल बोला जाता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि प्रतिबल को शो किससे करे? तो बहुत सारे लोग प्रतिबल यानी स्ट्रेस को पी से शो करते हैं। स्ट्रेस को किससे शो करते हैं? पी से। कुछ लोग सिग्मा से भी शो करते हैं, लेकिन हम लोग पी से शो करेंगे, तो स्ट्रेस पी को। तो मैं पूछूं कि क्या है स्ट्रेस?
तो टॉर्ड रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो रेजिस्टेंस फोर्स देखिए मैंने कितना माना हुआ है आर, और पर यूनिट एरिया सर वो ए हो गया, तो रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रतिबल कहा जाता है। आप फोर्स अपॉन एरिया मत बोलना कभी, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रतिबल होता है ना। वो अलग बात है, वो अलग बात है, ये जो रेजिस्टेंस फोर्स आता है ये बल के बराबर होता है, लगाया गया बल के बराबर होता है, लेकिन हर कंडीशन में नहीं होता, हर कंडीशन में नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनना, जब भी कभी बात करोगे आप स्टडी लोड की, स्टडी लोड कहिए या इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है ग्रेजुअल लोड, ग्रेजुअल लोड, ठीक है। तो स्टडी लोड कहिए या ग्रेजुअल लोड कहिए। मैं आपको बता दूं ग्रेजुअल लोड का क्या मतलब होता है। ग्रेजुअल लोड का मतलब ये होता है कि मुझे बल F जो लगाना है ना, मान लीजिए बल F का मान 100 न्यूटन है, तो मैं 100 न्यूटन एक साथ नहीं लगाऊंगा, पहले 0, 10, 20, 30, 40, 50 फिर 100। तो इसे कहते हैं ग्रेजुअल लोड लगाना, धीरे धीरे भार लगाना। तो जब भी कभी बात ग्रेजुअल लोड की होगी या स्टडी लोड की होगी, उसी कंडीशन में रेजिस्टेंस फोर्स जो R होता है ना, उसी कंडीशन में जो रेजिस्टेंस फोर्स R होता है वो एक्सटर्नल लोड के बराबर होता है। उसी कंडीशन में रेजिस्टेंस फोर्स R एक्सटर्नल लोड के बराबर होता है। और भी बहुत सारे लोड होते हैं, जैसे कि सडन लोड लगाना, बस आप सिलेबस में यही दोनों लोड आएंगे। सडन लोड लगाना, सडन लोड मतलब अचानक, अचानक मतलब अगर आपको 100 न्यूटन का बल लगाना है तो आप 100 न्यूटन का बल तुरंत लगा देंगे, 0 से 100 तक नहीं पहुंचेंगे। इस बात को पहले समझिए। तो 0 से 100 तक पहुंचना मतलब स्टडी लोड, और अचानक से 100 लगा देना मतलब सडन लोड। ध्यान रखना, जब भी कभी सडन लोड लगाया जाता है ना, उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स का डबल होता है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स का डबल है तो दोनों कंडीशन में प्रतिबल के फॉर्मूले भी तो चेंज हो जाएंगे भाई। वाले केस में तो प्रतिबल F/A आ जाएगा, लेकिन सडन लोड के केस में जो प्रतिबल आएगा वो 2F/A आ जाएगा। तो आप लोग अपने सवाल को देखते समय, करते समय एक बात नोटिस कर लेना कि सडन लोड लिखा है कि ग्रेजुअल लिखा है। अगर सडन लोड लिखा हुआ है तो रेजिस्टेंस फोर्स 2F आएगा, मतलब आपका स्ट्रेस हो जाएगा 2F/A, और स्टडी लोड लिखा है तो F/A होगा जो आप पढ़ते हो। लेकिन अगर कुछ भी ना लिखा हो सर, ना सडन लिखा हो ना स्टडी लिखा हो, तो जब ना सडन लिखा हो ना स्टडी लिखा हो तो हम लोग स्टडी लोड ही मान के चलेंगे। मतलब यह है कि हर बार जो है अगर ना लिखा होगा तो ना लिखा होगा तो हम लोग जो स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे वो F/A लगा देंगे बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जब भी कभी सडन लोड लिखा होगा तो R बराबर 2F लगाना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सवाल यह है कि सर आपका जो प्रतिबल का फॉर्मूला आता है उसमें रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर है, इस बात को पहले नोटिस कीजिए। इसका मतलब जब तक रेजिस्टेंस फोर्स अंदर नहीं डेवलप होगा तब तक प्रतिबल नहीं आएगा। तो मैंने अभी एक जो एग्जांपल दिया था ना कि सर ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को अगर मैं F न्यूटन के बल से ऐसे खींचूं और जानबूझ के मैं आपको इसका एरिया भी बता दूं और कह दूं कितना प्रतिबल आएगा, बताओ स्ट्रेस कितना आएगा, तो कहोगे आपने केवल F न्यूटन का बल लगाया, इसे ऐसा बल नहीं है जो इसकी आकृति बिगाड़ दे। ये तब होता जब F अपोजिट डायरेक्शन में लगा होता। तो ये F न्यूटन का बल है, ये इसमें मोशन ले आएगा लेकिन इसकी आकृति बिगाड़ नहीं पाएगा। और जब आकृति नहीं बिगाड़ पाएगा तो इसका मतलब इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस फोर्स आएगा, आपका विरोधी बल आएगा वो 0 आएगा। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस आएगा सर वो भी 0 आएगा। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि स्ट्रेस के फॉर्मूले में ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स होता है, फोर्स नहीं होता। वो तो हम लोग बाद में स्टडी लोड और ग्रेजुअल लोड की मदद से फोर्स बना लेते हैं, है ना। लेकिन ऐसा फोर्स होता है जो उसकी आकृति बिगाड़ दे, ऐसा फोर्स नहीं होता जो उसकी आकृति ना बिगाड़ पाए। अगर आकृति नहीं बिगाड़ पाया तो भाई साहब स्ट्रेस वो कहां से आएगा, क्या नाम है, रेजिस्टेंस फोर्स कहां से आएगा, नहीं आएगा ना। आगे बात सुनिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो स्ट्रेस होता है वो प्रतिबल होता है, सॉरी वेक्टर होता है कि स्केलर होता है। तो ध्यान रखना, जो स्ट्रेस होता है ना वो वेक्टर होता है ना स्केलर होता है। ये जो स्ट्रेस है वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है, टेंसर टेंसर टेंसर, इस बात को याद कर लेना। टेंसर टेंसर क्या होता है, टेंसर वह होती है क्वांटिटी जो ये बताई जाती है, मतलब जितनी भी क्वांटिटी आपकी अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस या अबाउट एनी एक्सिस बताई जाती है वो सब टेंसर होता है। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व और घूर्ण बताया जाता है ना, एक्स एक्सिस पे पड़ता है जड़त्व और घूर्ण। इसी तरह से प्रतिबल भी बताया जाता है, एक्स एक्सिस पे अबाउट प्रतिबल या वाई एक्सिस पे अबाउट प्रतिबल, है ना। इसी तरह से तो तीन चीजें होती है टेंसर, एक तो प्रतिबल,
एक विकृति और दूसरा होता है हमारा जड़त्व आरूढ़ तीसरा। ये तीन चीजें ध्यान रखना, ये तीन चीजें ना वेक्टर होती है ना स्केलर होती है, तीनों चीजें कैसी होती है, टेंसर होती है। ठीक है, एक छोटी सी बात और आपको बतानी पड़ेगी, सर मात्रा क्या होता है प्रतिबल का? तो प्रतिबल में देखो ऊपर फोर्स आया, नीचे एरिया आया, तो कन्फर्म इसका मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। आप चाहो तो इसको न्यूटन प्रति mm स्क्वायर भी कर सकते हो, लेकिन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही मेरा ऐसा ही मात्रक होगा। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट स्ट्रेस है, प्रतिबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग के लेवल के लिए पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अगली हेडिंग है आपकी स्ट्रेन, जिसे हिंदी में बोला जाता है विकृति। क्या होता है विकृति? इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको आप लोगों ने नाम इसका एक और सुना होगा, इसी को बोला जाता है डिफॉर्मेशन। तो आप चाहे स्ट्रेन बोलो या इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है डिफॉर्मेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं विरूपण, डिफॉर्मेशन। क्या होता है भाई साहब डिफॉर्मेशन? तो इसको समझने के लिए देखिए मैंने चित्र में फिर से एक रॉड ली है और मैं ऐसा कह दूं कि अगर इस रॉड पर फिर से मैंने एक टेंसाइल लोड लगाया, टेंसाइल लोड वह लोड होगा जो उसकी मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी को बढ़ा सके, टेंसाइल लोड लगाया। और मैं ऐसा कह देता हूं कि इसकी जो प्रारंभिक लेंथ थी वो L थी, लेकिन जैसे ही तुमने इसका टेंसाइल लोड लगाया तो लंबाई L प्लस डेल्टा L हो गई। लेकिन L प्लस डेल्टा L हो जाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चेंज होंगी। क्या क्या चेंज होगा? तो और सर इसका जो डायमीटर पहले D रहा होगा वो डायमीटर घट के हो गया होगा D माइनस डेल्टा D, डेल्टा D ये हो गया होगा। जो पहले एरिया A रहा होगा, जो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया A रहा होगा, सर अब वो एरिया हो गया होगा A माइनस डेल्टा A। जो इसका पहले वॉल्यूम V रहा होगा वो सर डेल्टा V माइनस डेल्टा V, ये परिवर्तन जो भी हुआ हो पॉजिटिव नेगेटिव में। तो मतलब हर पैरामीटर लेंथ है, विड्थ है, डायमीटर है, वॉल्यूम है, सब चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है स्ट्रेन? तो स्ट्रेन की परिभाषा दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, विकृति की परिभाषा दे रहा हूं कि आकार में परिवर्तन और प्रारंभिक आकार के अनुपात को, आकार में परिवर्तन और प्रारंभिक आकार के अनुपात को, ठीक है, तो कह सकते हो ऊपर आकार में परिवर्तन लिखिए, जो भी चेंजमेंट इन डायमेंशन हो रही हो, और प्रारंभिक आकार नीचे लिखिए, इन दोनों का अनुपात ही विकृति कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। तो आकार में परिवर्तन, तो भाई साहब आकार में जो परिवर्तन है वो डेल्टा L बटे L भी हो सकता है, सर डेल्टा D बटे D भी हो सकता है, सर डेल्टा A बटे A भी हो सकता है, एक और भी हो सकता है वॉल्यूम में, यानी डेल्टा V बटे V। ये जितने भी मैंने पैरामीटर बताए ये सब के सब स्ट्रेन हैं, विकृति हैं। भाई ऊपर मैंने आकार में परिवर्तन लिखा, नीचे प्रारंभिक आकार लिख दिया, ऊपर आकार में परिवर्तन, नीचे प्रारंभिक आकार, आकार में परिवर्तन, प्रारंभिक आकार, सर ये सब स्ट्रेन है, विकृति है ना। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी ये लिखते हैं ना तो यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब डेल्टा L की यूनिट यदि mm में है तो नीचे L की यूनिट भी mm में होनी चाहिए, ऊपर डेल्टा D की यूनिट mm में तो नीचे तो mm कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जितने भी हमारे पैरामीटर है ये सब ऐसे हैं जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो ध्यान रखना स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, कोई डायमेंशन नहीं होती। विकृति की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन, लेकिन प्रतिबल की डायमेंशन जरूर थी, ठीक है। तो ये सब अपने आप में कहीं ना कहीं विकृति है। अगर ये सब अपने आप में विकृति है तो इन विकृतियों के नाम भी तो हमें बताने पड़ेंगे कि सर इन विकृतियों के, इन स्ट्रेन के नाम क्या क्या है, तो नाम भी सुन लीजिए। तो अगली स्लाइड आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ये एक्चुअली में टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है, आप चाहे ऊपर हेडिंग भी डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ऊपर आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, मतलब विकृति के प्रकार। तो मोस्टली जो आपकी स्टैंडर्ड विकृतियां हैं वो तीन तरह की होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या होता है सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है लंबाई में विकृति, मतलब डेल्टा L बटे L। ये जो डेल्टा L बटे L आया ना सर, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को और भी कई नामों से जाना जाता है, इसी को लीनियर स्ट्रेन भी कहा जाता है, इसी को प्राइमरी स्ट्रेन भी कहा जाता है, और इसी को डायरेक्ट स्ट्रेन भी कहा जाता है। ये तीनों नाम इसी के हैं, है ना। प्राइमरी कहिए, डायरेक्ट कहिए, या फिर लीनियर कहिए। लीनियर लॉन्गिट्यूडनल एक ही बात है ना। उसके बाद आगे देखिएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का सीधा सा मतलब होता है डेल्टा V बटे V,
मतलब वैल्यूम में परिवर्तन बटे प्रारंभिक वैल्यूम, ये सर ये वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। उसके बाद अगले आती शियर स्ट्रेन। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा शियर स्ट्रेन क्या होती है। तो शियर स्ट्रेन को समझने के लिए मैंने क्या किया, एक ब्लॉक बनाया और इस ब्लॉक का एक सिरा मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इस ब्लॉक का एक सिरा फिक्स कर दिया और इस ब्लॉक के अगर ऊपर वाले सिरे पर एक टेंजेंशियल लोड लगाया जाए, टेंजेंशियल, अब एक सिरा फिक्स है और ऊपर वाले सिरे पर तुमने टेंजेंशियल लोड लगाया है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि ब्लॉक की जो वर्टिकल सरफेस ए बी रही होगी वो हल्की सी चेंज हो जाएगी। भाई ए तो कहीं नहीं जाएगा लेकिन बी पॉइंट हमारा बी डैश पे पहुंच जाएगा। उसी तरीके से जो आगे वाला पॉइंट है, मतलब ये जो सी वाला पॉइंट है सर, वो कहां पहुंच जाएगा, सी डी मान लो इसको, तो वो सी डैश पे पहुंच जाएगा। तो कह सकते हो कि बी वाला पॉइंट बी डैश पे पहुंच जाएगा, सी वाला पॉइंट सी डैश पे पहुंच जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए शियर स्ट्रेन क्या है, तो ये जो एंगल बनता है ना फाई, बस ये एंगल ही फाई को शियर स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है। हालांकि अगर मैं शियर स्ट्रेन को पहले डिफाइन करूं कि शियर स्ट्रेन होता क्या है, तो वैसे शियर स्ट्रेन होता तो है tan फाई, शियर स्ट्रेन होता है tan फाई, जिसे आप लोग लंब बटे आधार भी कह सकते हो। लंब तो लंब हो जाएगा बीबी डैश, चित्र में देखिए त्रिभुज में, तो लंब हो जाएगा बीबी डैश और आधार हो जाएगा ए बी। भाई आधार ये, तो बीबी डैश बटे ए बी, यही हमारा शियर स्ट्रेन tan फाई है। लेकिन होता क्या है कि जब भी कभी ये फाई बहुत छोटा होता है, अब एक बात बताओ, अगर tan फाई में फाई बहुत छोटा है तो tan फाई को फाई के बराबर मानो लेना, है ना। sin फाई में भी फाई बहुत छोटा होता है तो sin फाई भी फाई के बराबर माना जाता है। तो शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला केवल फाई के बराबर भी होता है। लेकिन जब भी कभी फाई लिखना केवल, तो ध्यान रखना ये जो फाई का मान रखना, ये जो फाई का मान रखना वो रेडियन में रखना, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा, रेडियन में। ठीक है ना। और यहां जो फाई रखना वो डिग्री में रखना। ठीक है। तो ये मैंने सारी की सारी स्ट्रेन बता दी, स्ट्रेस बता दिया, और भी जितनी बेसिक बातें थी वो सारी बेसिक बातें अभी आपको क्लियर की है। ठीक। तो देखिए नेक्स्ट हेड जो हेडिंग है मेरे पास वो है हुक्स लॉ। ये हुक का नियम क्या कहता है, मैं आपको पहले बता दूं। तो हुक का नियम ये कहता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर बस टेम्परेरी डिफॉर्मेशन रहे। जब से बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए तो समझ जाना इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई। क्लियर है ना। जैसे कि मैं इस बॉडी को खींचूं और बल लगा के खींच रहा हूं और बल हटा भी रहा हूं, तो जब जब ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रही है मतलब इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिसिटी है। और जैसे ही बल लगाकर हटा लेने पर वापस ही अपने प्रारंभिक आकार में ना आ पाए तो समझ जाना इलास्टिक लिमिट खत्म, वहीं से इलास्टिक लिमिट आपका ऊपर हो रही। ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत इसका सीधा सा मतलब यह है कि वह सीमा जहां तक बॉडी के अंदर टेम्परेरी डिफॉर्मेशन रहे, वह सीमा जिसके अंदर बॉडी के अंदर कैसा डिफॉर्मेशन रहे, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन रहे, उसी सीमा को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मेशन। पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, है टेम्परेरी डिफॉर्मेशन रहे। तो इलास्टिसिटी या हुक्स लॉ ये कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत क्षण में उत्पन्न जो प्रतिबल है सर वो विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब कहने का ये हुआ कि जो भी तुम्हारा स्ट्रेस आएगा, जिसको आप प्रतिबल भी कहते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। ये कहता है आपका हुक्स लॉ। ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी अंदर की बात आपको बता दूं। अंदर की बात ये है, आगे चल के जब हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये जाना जाएगा कि ये जो प्रत्यास्थ सीमा लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गलत होता है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि हुक्स लॉ कहां तक वैलिड होता है। ऑप्शन में इलास्टिक लिमिट भी दिया जाएगा और ध्यान रखना ऑप्शन में दिया जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शन लिमिट ये भी दिया जाएगा। तो ध्यान रखना अगर ऑप्शन में दोनों दिया जाए कि हुक्स लॉ कहां तक वैलिड होता है, तो ध्यान रखना हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है। क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट अभी आगे चल रही है, जब स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व खिंचाएंगे तो बताएंगे कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रह पाता है। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके लिए प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट लगभग सेम पॉइंट होते हैं, इसी वजह से इन दोनों को एक ही माना जाता है। लेकिन हर मटेरियल के लिए ऐसा नहीं होता, समझ पा रहे हैं ना। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये आता है कि हुक्स लॉ बताइए कहां तक वैलिड होता है,
तो आप पहले अपने ऑप्शन में ढूंढना कि प्रोपोर्शनल लिमिट कहां है। तो जब आपको प्रोपोर्शनल लिमिट मिल जाए तो आप उसी को टिक कीजिएगा। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है तो फिर इलास्टिक लिमिट को टिक कीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं P से और स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं E से। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E कहा जा सकता है, स्ट्रेन को E से शो करते हैं, विकृति को। अच्छा, जैसे मैं भी प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगाता हूं जिसको मैं K कहूंगा, तो K बराबर हो जाएगा या P बराबर K इंटू E हो जाएगा, स्मॉल ई। तो बताइए अगर मैं K का मान निकालूं तो K बराबर कितना आ जाएगा, तो P बटे स्मॉल ई। तो सवाल यह है कि सर स्टेट को कहते क्या है, तो ध्यान रखना स्टेट को नाम देते हैं हुड्स कांस्टेंट। ये जो K है ना, स्टेट का नाम होता है, स्टेट को बोला जाता है हुड्स कांस्टेंट। तो ध्यान रखना स्टेट को बोला जाता है हुड्स कांस्टेंट। अच्छा, K को हुड्स कांस्टेंट कह दो या फिर कई बार इसको इलास्टिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इलास्टिक कांस्टेंट कहिए या हुड्स कांस्टेंट कहिए, एक ही बात है, K है ना। तो ये जो K होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के K होते हैं? K ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है यंग मॉडुलस, दूसरा होता है शियर मॉडुलस और तीसरा होता है बल्क मॉडुलस। तो ये सारे K हैं, आप ये कह सकते हैं। जैसे कि आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि सर K हमारा एक जनरल नाम है और उस K के अंदर ये K 3 तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि एनर्जी बहुत सारे प्रकार की होती है, सेम उसी तरह से। तो आगे बात सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो K है, इस K को आपने हुड्स कांस्टेंट बोला या इलास्टिक कांस्टेंट बोला, और ये भी साथ साथ बताया कि ये जो K होता है भाई साहब, ये K आपका P बटे E होता है। तो E तो हो गया विकृति, सर इसका कोई मात्रक नहीं। P स्ट्रेस, प्रतिबल, स्ट्रेस का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर स्ट्रेस P का मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तो कंफर्म K का मात्रा भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो जितने भी K होंगे, चाहे वो हमारा यंग मॉडुलस हो या फिर बल्क मॉडुलस हो या फिर शियर मॉडुलस हो, ये जितने भी K होंगे, हर K के लिए मात्रा, हर मॉडुलस के लिए मात्रा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। हालांकि अगर मैं इसकी डायमेंशन में निकालते देखूं तो आप डायमेंशन में निकालते देख सकते हो, ऊपर बल है, नीचे मीटर स्क्वायर है। सॉल्व करके देख लेना, तो इसकी डायमेंशन ml-1 t-2 आएगी। ml-1 t-2 इसकी डायमेंशन आएगी, क्योंकि बल की होती है ml2 t-2 और नीचे L2 है, बल की होती है ml t-2, नीचे L2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो +1 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो K का मात्रा भी बता दिया मैंने, K की यूनिट भी बता दी। K बराबर P बटे E, यानी स्ट्रेस बटे स्ट्रेन होता है, प्रतिबल बटे विकृति होती है। आगे एक और बात सुनिए, यहां पर मैं एक छोटा सा पॉइंट और आपको बताऊंगा इंटरव्यू के पर्पज से या फिर आपकी नॉलेज के लिए। कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर एक बात बताओ कि किसी भी छड़ को जब आप बल लगा के खींचते हो तो पहले प्रतिबल आता है कि पहले विकृति आती है? पहले प्रतिबल आता है कि पहले विकृति आती है? हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब भी कभी किसी छड़ को बल लगा के खींचा जाता है तो पहले उसमें स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन, विकृति आती है। पहले विकृति आती है, विकृति मतलब डिफॉर्मेशन आता है, और जब आकार बिगड़ेगा तभी तो अंदर रेजिस्टेंस फोर्स आएगा, और तभी जब रेजिस्टेंस फोर्स आएगा मेरे भाई, तभी तो प्रतिबल आएगा ना, समझिए। तो आकार जब तक बिगड़ेगा नहीं तब तक रेजिस्टेंस फोर्स नहीं आएगा, और जब तक रेजिस्टेंस फोर्स नहीं आएगा तब तक हमारा स्ट्रेस नहीं आएगा, प्रतिबल नहीं आएगा। इसलिए पहले विकृति आती है फिर प्रतिबल आता है, इसलिए तो बोला जाता है प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है, यानी प्रतिबल विकृति पर डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं बोला जाता है कि स्ट्रेन स्ट्रेस के समानुपाती होता है, ऐसा नहीं बोला जाता। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है, यानी प्रतिबल विकृति पर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात सुनिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, उस बात का जवाब यहां दे दूंगा तो ज्यादा आसान रहेगा। आगे चल के डायग्राम खींचोगे आप लोग, उस डायग्राम को बोला जाता है प्रतिबल बटे विकृति डायग्राम। प्रतिबल विकृति डायग्राम, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सर आप जब ये डायग्राम खींचना, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, स्ट्रेन का कोई मात्रा नहीं होगा। तो ये वाला डायग्राम में हमेशा स्ट्रेन को एक्स एक्सिस में ही टो लेते हैं और स्ट्रेस को वाई एक्सिस में टो लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस में वो पैरामीटर लिया जाता है जो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, मतलब जिसकी वैल्यू पहले आती है वो हमेशा एक्स एक्सिस में लिया जाता है। अगर याद करो अपना बचपन,
तो जब बचपन में आपने ड्राफ्ट खींचा होगा तो ड्राफ्ट खींचते समय आपने क्या किया होगा कि पहले x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करते हैं, फिर y की वैल्यू निकालते हैं, तभी तो ड्राफ्ट खींचते हैं। और x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करते हैं, इसका मतलब जो x होता है हमेशा वो ध्यान रखना वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। और जबकि अगर कोई कहे कि y कैसा पैरामीटर होता है तो ध्यान रखना y हमेशा x पर डिपेंडेंट पैरामीटर होता है, y x पर डिपेंडेंट पैरामीटर होता है, डिपेंडेंट। तो यहां पर इंडिपेंडेंट कौन है? ई, पहले विकृति आई है और बाद में हमारा प्रतिबल आया है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। बल लगाने से कुछ नहीं होता, बल लगाने से जब तक डिफॉर्मेशन नहीं आएगा तब तक आपका स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि डिफॉर्मेशन के बाद ही रेजिस्टेंस फोर्स आता है। तो हमेशा ध्यान रखना पहले ई आता है, स्ट्रेन आता है और बाद में पी आता है, स्ट्रेस आता है, इसलिए प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसकी कहानियां खत्म। अब के की बात करते हैं। मैंने बताया के को बोला जाता है हुड्स कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट, के का मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और डायमेंशन ये आपके सामने लिखी है। के हमारे तीन तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ हुड्स कांस्टेंट। पहला यंग मॉडुलस होता है, दूसरा शियर मॉडुलस होता है और तीसरा होता है बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है, सुनो बड़े ध्यान से। यंग मॉडुलस को हम लोग एक और नाम से भी जाना जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सारे नाम याद होना चाहिए। यंग प्रत्यास्थ गुणांक को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको चाहो तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक भी कह सकते हो। शियर मॉडुलस को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी जाना जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहिए, आप इसको हिंदी में दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक भी कहते हो। भाई ये यंग प्रत्यास्थ गुणांक, ये दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को नाम जाना जाता है, एक ही नाम है बल्क मॉडुलस का, और हिंदी में इसको बोला जाता है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। हाँ, इनके हिंदी वाले नाम लिख लेना, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। शियर मॉडुलस को बोला जाता है दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक। बल्क मॉडुलस को लिखा जाता है आपका आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, है ना। रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात यंग मॉडुलस की करते हैं तो ध्यान रखना यंग मॉडुलस को ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और बहुत सारे लोग इसको वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई कह दो चाहे वाई कह दो। शियर मॉडुलस को जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और बहुत सारे लोग इसको सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जी या सी। और बल्क मॉडुलस को तो बहुत सारे लोग के से ही रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉडुलस के ही होता है, बल्क मॉडुलस के ही होता है। ठीक है, तो भाई ये तीनों के तीनों मॉडुलस, तीनों मॉडुलस ये कहीं ना कहीं हुड्स कांस्टेंट है। अरे तीनों मॉडुलस हुड्स कांस्टेंट है तो आप इन तीनों का अगर कोई पूछे कि मात्रक बताओ, चाहे वो ई का मात्रक पूछे, चाहे जी का मात्रक पूछे, चाहे के का मात्रक पूछे, ई जी के, ई यंग मॉडुलस, जी शियर मॉडुलस, के बल्क मॉडुलस। ठीक है, क्लियर है, ये सारे नाम याद रखना। तो ई जी के का मात्रक पूछा जाए तो ध्यान रखना ई जी के का मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे कहानी सुनिए। इसमें से एक छोटी सी बात तुम लोग के एग्जाम में और पूछी जाती है कि इनमें से कौन कौन से मॉडुलस लिक्विड में पाए जाते हैं और कौन कौन से मॉडुलस गैसों में पाए जाते हैं, कौन से मॉडुलस सॉलिड में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना जब भी कभी बात सॉलिड की जाएगी, सॉलिड की, तो हमेशा ध्यान रखना सॉलिड में ये तीनों प्रत्यास्थ गुणांक होते हैं, ई जी के, ये तीनों होते हैं सॉलिड में। लेकिन जब भी कभी बात फ्लूइड की जाएगी, फ्लूइड में ध्यान रखना लिक्विड भी आ जाता है और गैस भी आ जाता है, क्योंकि फ्लूइड का मतलब होता है तरल जो बह सके। तो फ्लूइड में केवल और केवल हमारा के होता है, के मतलब बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है ना, तो फ्लूइड में बल्क मॉडुलस होता है जबकि सॉलिड में ई जी के तीनों होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे कहानियां सुनते हैं। आगे कहानियां क्या है, तो आगे की कहानियां में हमें सबसे पहला मॉडुलस समझता है जिसको बोला जाता है यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। क्या होता है भाई साहब यंग प्रत्यास्थ गुणांक? मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन बता दिया, आप इसको चाहे ई से रिप्रेजेंट करो या फिर वाई से रिप्रेजेंट करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कोई पूछे क्या होता है आपका ई, क्या होता है यंग प्रत्यास्थ गुणांक, तो ध्यान रखना ई का मतलब होता है स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। लेकिन ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन लिए जाते हैं ना, ये लॉन्गिट्यूडनल लिए जाते हैं। ये कौन से लिए जाते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लिए जाते हैं। मतलब ऊपर होगा हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस, ऊपर होगा डायरेक्ट स्ट्रेस जो आप लोग पढ़ा करते हो, और नीचे होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल मैंने पहले ही बता दिया है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है डेल्टा एल बटे एल, लॉन्गिट्यूडनल।
तो डायरेक्ट स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को बोला जाता है यंग मॉडुलस। तो कोई पूछे कि क्या है डायरेक्ट स्ट्रेस, तो कहोगे पी और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, कहोगे ई। तो कैपिटल ई बराबर देखिए पी बटे स्मॉल ई आ गया, कैपिटल ई बराबर पी बटे स्मॉल ई, है ना। कुछ लोग वाई भी पढ़ते हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। आगे बात सुनिए सर, ये बताइए जरा, ये जो स्ट्रेस होता है, प्रतिबल होता है, इसको मैं एफ बटे ए भी लिख सकता हूं, बिल्कुल यस। ई तो मैं डेल्टा एल बटे एल भी लिख सकता हूं, चूंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। तो यहां से मैं डेल्टा एल का मान निकालूंगा, तो यहां से आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो जो डेल्टा एल का मान आता है, क्योंकि डेल्टा एल ही इंपॉर्टेंट है, वो आ जाएगा एफ एल अपॉन ए ई। एफ एल अपॉन ए ई, सर यही मेरा डेल्टा एल का मान होगा, एफ एल अपॉन ए ई, ठीक है। डेल्टा एल का मतलब हो गया लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में जो वृद्धि का फॉर्मूला हो गया वो एफ एल अपॉन ए ई हो गया, ठीक है। थोड़ी सी बातें मैं और बताऊंगा क्योंकि मुझे डीप नॉलेज देना है आप लोगों को। ये जो ई होता है ये एक्चुअली में पदार्थ की प्रॉपर्टी होता है, ई एक्चुअली में पदार्थ की प्रॉपर्टी होता है, जो केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। ई हमेशा पदार्थ पर निर्भर करेगा। मतलब ये है कि जैसे मैं कह दिया मेरे पास ये स्टील है, तो स्टील का यंग मॉडुलस कितना होता है, याद करके रखिए। स्टील के लिए यंग मॉडुलस आपका मान याद होना चाहिए। स्टील के लिए जो यंग मॉडुलस ई का मान होता है वो 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये जो ई का मैंने बताया ये फिक्स है, ये स्टील के लिए होगा। अब स्टील में चाहे आप स्टील की 1 मीटर लंबी रॉड ले आओ, चाहे 10 मीटर लंबी रॉड ले आओ, चाहे स्टील की बॉल ले आओ, स्टील का तुम बन जाओ, यंग मॉडुलस यही रहेगा। यहां तक कि ये यंग मॉडुलस बल पे निर्भर भी नहीं करता। आप ये मत सोचो कि बल एफ बदल दोगे, लंबाई एल बदल दोगे, एरिया बदल दोगे, डेल्टा एल बदल दोगे तो ई बदल जाएगा। ई नहीं बदलेगा, ई नहीं बदलेगा। ई केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पे। ई इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपने बल कितना लगाया, ई इस बात पे निर्भर नहीं करता कि लंबाई क्या है, एरिया क्या नहीं। ई किसी बात पे निर्भर, हाँ एक चीज पे निर्भर जरूर करता है ई, और वो है टेम्परेचर। ई किस पर निर्भर करता है, वो है टेम्परेचर। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यंग मॉडुलस पे क्या प्रभाव पड़ता है, यंग मॉडुलस पे क्या प्रभाव पड़ता है। उससे लिए मुझे एक छोटी सी कहानी आपको फिर से बतानी पड़ेगी, बहुत ध्यान सुनना। मैं आपको बता दूं, जिस पदार्थ का यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होता है, जिस पदार्थ का यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होता है, ध्यान रखना उसी की इलास्टिसिटी भी उतनी ज्यादा होती है। तो इफ यंग मॉडुलस इंक्रीज करेगा तो ध्यान रखना उसकी जो इलास्टिसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, हर लाइन को बड़े ध्यान समझना। मतलब क्या है, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा उसकी जो इलास्टिसिटी है ना वो भी ज्यादा होगी, श्योर है एकदम। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टेम्परेचर को बढ़ाने से इलास्टिसिटी क्या होती है। तो कहोगे टेम्परेचर को बढ़ाने से जो इलास्टिसिटी थी सर वो घट जा रही थी। अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से इलास्टिसिटी घट जाएगी तो यंग मॉडुलस भी घटेगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से यंग मॉडुलस भी घटता है, इलास्टिसिटी भी घटती है, ठीक है। लेकिन जिसका यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। इसी के आधार पर आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। वो बात क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है कि स्टील और रबड़ में से किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो मैंने अभी बताया कि अगर किन्हीं 2-3 पदार्थों की आपको बताना हो कि इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो यंग मॉडुलस बस देखो, यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है। तो स्टील का यंग मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है, रबड़ का उतना ज्यादा नहीं होता। तो ध्यान रखना, स्टील और रबड़ में जब भी कभी क्वेश्चन आए कि बताइए किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो ध्यान रखना स्टील की जो इलास्टिसिटी होती है वो रबड़ से ज्यादा होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि स्टील और रबड़ में से सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी हो। यहां तक कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जितने मेटल्स होते हैं उन सभी में भी यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा स्टील का ही होता है। और यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा स्टील का है तो स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है रबड़ के यंग मॉडुलस से, इसीलिए स्टील की इलास्टिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, रबड़ से ज्यादा होती है। बाकी आप लोग इस बात को ध्यान रखना, स्टील की इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस जो होता है वो केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से यंग मॉडुलस घट जाएगा, लेकिन यंग मॉडुलस का मान
ये एरिया एफ एल डेल्टा इन पर निर्भर नहीं करता। फोर्स तुम डबल टरो, ट्रिपल टरो, रेडियस आधी टरो, दुगनी टरो, कुछ भी टरो, यन मॉडुलस नहीं बदलेगा, क्योंकि यन मॉडुलस उसकी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना, ये सारी बातें एक एक लाइन मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक छोटी सी कहानी बहुत बढ़िया पूछी जाती है, वो भी मैं आपको बता दूं, वो भी मुझे बताना जरूरी है। बड़े ही बढ़िया कहानी है। वो कहानी क्या है मैं आपको बताऊं। कहानी ये है कि एक ग्राफ के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं ये कहता हूं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया यहां पर P वर्सेस E, तो मैं आपको बताऊं अगर मैं P वर्सेस E डायग्राम कह दूं कि मेरे पास किसी मटेरियल के लिए P वर्सेस E डायग्राम ये है, तो क्वेश्चन ये आता है कि इस डायग्राम की जो स्लोप होगी, स्लोप मींस ये स्लोप, बताइए ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्लोप मतलब tan थीटा, किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो कहोगे अगर किसी पदार्थ के लिए, किसी मेटल के लिए आपने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम खींचा जो कि OA लाइन आई, तो OA लाइन की अगर मुझे स्लोप निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, फिर कहूंगा कि भाई यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी, तो कहोगे ये स्मॉल e होगी मतलब स्ट्रेन, ये दूरी क्या होगी, तो कहोगे सर ये दूरी स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस होगी। तो बताइए अगर मैं यहां की स्लोप पूछूं कि ये स्लोप कितनी होनी चाहिए, ब्लू वाली लाइन से बता देते हैं, ये स्लोप कितनी होनी चाहिए, तो बताइए अगर ये स्लोप पूछी जाए जिसको आप tan थीटा कहते हो, तो सर वो हो जाएगा P बटे E, P बटे E लंब बटे आधार, और P बटे E को ही तो मैंने अभी अभी क्या बताया, यन मॉडुलस बताया। तो एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया कि किसी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन टर्म, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व की जो स्लोप होती है मतलब P बाई E या tan थीटा, सर वो यन मॉडुलस होती है। किसी भी मटेरियल के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व की जो स्लोप होती है जिसको आप P बाई E कहोगे, सर वही यन मॉडुलस है। ठीक है सर। अब इससे एक लाइन आडेटा भी क्वेश्चन बनना शुरू हो चुका है, इससे एक लाइन आडेटा भी क्वेश्चन बनना शुरू हो चुका है। क्वेश्चन ये बनना शुरू हो चुका है कि कहा जाए कि सर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व मैंने 3 मटेरियल के लिए खींचे, 3 मटेरियल के लिए खींचे, इसको मैंने A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। तो तुमसे पूछा जाएगा अगर 3 मटेरियल के लिए तुमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व खींचे और पहले मटेरियल का यन मॉडुलस E1 मान लिया जाए, दूसरे मटेरियल का E2 मान लिया जाए, तीसरे मटेरियल का E3 मान लिया जाए, तो बताइए E1 E2 E3 में से कौन ज्यादा होगा? ये दूसरे लाइन का क्वेश्चन बनने लगा। तो कहोगे जिसकी स्लोप ज्यादा, तो C की स्लोप केवल इतनी है, B की स्लोप इतनी है और A की स्लोप देखिए सबसे ज्यादा है। तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी सर उसी का यन मॉडुलस ज्यादा, क्योंकि स्लोप ही तो यन मॉडुलस है P बटे E। तो बताइए इन सभी में सबसे ज्यादा क्या होगा, तो कहोगे E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3। ठीक है, वेरी गुड। अब फिर से एक नई लाइन का क्वेश्चन बनने लगा, अगली स्टेप का क्वेश्चन बनने लगा। क्वेश्चन ये बनने लगा कि किसी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, देखते जाना क्वेश्चन की क्वालिटी, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व मैंने खींचा और कहा कि मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ऐसे खींचा और मैंने ऐसे भी खींचा किसी पदार्थ के लिए, पर्टिकुलर किसी पदार्थ के लिए। तो आप बता सकते हैं इन दोनों कर्व में से, जैसे मैंने किसी पदार्थ के लिए, A पदार्थ के लिए ऐसे खींचा और B के लिए मान लीजिए ऐसे, तो इनका जो यन मॉडुलस मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व खींचा, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? जैसे कि मैं बताऊं अगर किसी पदार्थ के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, तो भाई स्ट्रेट लाइन जो भी होता है, तो स्ट्रेट लाइन की हर पॉइंट पे अगर कोई पूछे कि बताओ स्लोप क्या है, तो हर पॉइंट पे देखो जो स्लोप होगी, हर पॉइंट पे स्लोप जो होगी वो बराबर होगी, एंगल बराबर होगा। इसलिए हर पॉइंट पे जो स्लोप आया वो बराबर हुआ, तो यन मॉडुलस यहां कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जब भी कभी P वर्सेस E कर्व का स्लोप एक स्ट्रेट लाइन आए, मतलब P वर्सेस E कर्व का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो स्लोप कांस्टेंट रहेगी, तो यन मॉडुलस भी कांस्टेंट। लेकिन देखिए यहां पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आया, जैसे B के लिए ग्राफ मैंने ऐसे कर्व खींचा और A के लिए ऐसे खींचा, तो भाई साहब इसकी जो स्लोप होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, और स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो यन मॉडुलस कांस्टेंट नहीं होगा। तो सोचना बड़े ध्यान से, पहले देखिए स्लोप ऐसे हुआ, पहले देखिए स्लोप ये रहा, फिर 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 ये रहा। तो आप गौर से देखिए, तो नीचे वाला जो डायग्राम था, नीचे वाले डायग्राम में पहले स्लोप कम थी, फिर ज्यादा थी, फिर और ज्यादा। आप एंगल देखते जाइए ना, आप एंगल देखते जाइए ना, तो एंगल पहले कम, ज्यादा और ज्यादा। तो आप ये कह सकते हो कि वाले केस में जो यन मॉडुलस हो रहा है वो लगातार बढ़ रहा है, बी वाले केस में,
और अगर ए वाले टेस्ट की बात करें तो ए वाले टेस्ट में देखिए जो स्लोप थी वो पहले ज्यादा थी, ज्यादा एंगल, फिर और कम एंगल, फिर और कम एंगल, एंगल देते जाइए ना, और कम एंगल और कम एंगल, है ना। तो एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहां ऊपर वाले केस में एंगल कम होता जा रहा है, स्लोप कम होती जा रही है। टेंजेंट खींचो रे तो स्लोप कम होती जा रही है, तो ऊपर वाले कर्व का जो ई होगा सर वो घटता जाएगा। हाँ, अगर इसके बीच में एक कर्व और खींच देते, एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन जिसको मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि ये कर्व सी है, तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा जो यन मॉडुलस होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन में मुझे बताना जरूरी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो क्वेश्चन बताना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, बस एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन भी बनता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं। कई बार क्वेश्चन ये आता है, कहता है कि मैंने फिर से स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व खींचा, लेकिन इस बार मैंने एक ही मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे खींचा है, एक ही मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे खींचा, एक ये खींचा, एक ये खींचा, एक ये खींचा, एक ही मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे खींचा। कहा जा रहा है ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है। एक ही मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे खींचा है, ये ध्यान रखना। तो तुमसे पूछा जाएगा कि अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व एक ही मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे खींचा जाए, तो ये तीन लाइनें आई, इसको मैंने अपनी तरफ से ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। तो बताइए T1, T2, T3 में से कौन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कौन सा ज्यादा होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए मैंने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि जब भी कभी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसका जो यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस वो क्या होता है, घटता है। क्लियर है ना, ये बात सबको पता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो भाई साहब सबसे ज्यादा स्लोप ऊपर वाले में है, उससे कम स्लोप यहां है, और उससे कम स्लोप यहां है, ठीक है। तो ऊपर वाले में सबसे कम स्लोप है, नीचे वाले में ऊपर वाले में सबसे ज्यादा स्लोप है, नीचे वाले में सबसे कम है, इसमें सबसे कम है। तो ये E1 होगा, ये E2 होगा, क्योंकि T1 से लिया गया ना, ये E3 होगा। तो तुमसे पूछा जाए कि इन तीनों में बताओ सबसे बड़ा कौन है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा, तो जिसकी स्लोप ज्यादा यानी E3 सबसे बड़ा होगा, उससे कम E2। यानी अगर E की बात करते हैं तो E में E3 सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि ऊपर वाले स्लोप सबसे ज्यादा है T3 की, E2 E1। तो भाई साहब ये दोनों उल्टे हैं ना, अगर टेम्परेचर उल्टे हैं मतलब कह सकते हो कि E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1 आया, तो टेम्परेचर में तुम उल्टा कर दो, टेम्परेचर में तुम उल्टा कर दो, यानी टेम्परेचर में उल्टा कर दो मतलब कह दो T3 इज लेस देन T2 इज लेस देन T1। देख लो, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते, यानी ई का रिलेशन ये आया है तो टेम्परेचर का रिलेशन ये आया, तो टेम्परेचर में सही संबंध तुम्हारा ये होगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब, यंग मॉडुलस से है, हिला देते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चन कवर करने की। एक क्वेश्चन अभी छूटा है, वो मैं आपको स्ट्रेन एनर्जी वाला जब फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इस पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शियर मॉडुलस क्या होता है, आप लोग को जो भी क्वेश्चन बनेगा वो ज्यादातर यंग मॉडुलस से बनेगा, मैं आपको पहले बता दूं। शियर मॉडुलस की बात कर लेते तो शियर मॉडुलस होता है जी, शियर मॉडुलस होता है ऊपर रखा जाता है, ध्यान रखना, शियर स्ट्रेस और नीचे रखा जाता है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो अनुपात होगा सर उसी को यंग मॉडुलस बोला जाता है। अब आप लोग मत जानो शियर स्ट्रेस क्या होता है, मत जानो शियर स्ट्रेन क्या होता है। शियर स्ट्रेन तो मैं बता चुका हूं, इसके बारे में ज्यादा कहानियां जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये जरूर जान लीजिए शियर स्ट्रेस को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, शियर स्ट्रेन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G बराबर हो जाएगा Q/φ। फाई स्ट्रेन है, कोई मात्रा नहीं, स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो G का मात्रा भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली आइटम देखते हैं। अगली आइटम मेरी बल्क मॉडुलस, जिसको आप लोग ट्रेस है, हाँ ये इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आ जाता है, वो भी कभी कभी, ज्यादा नहीं, ये दो क्वेश्चन है। बल्क मॉडुलस को ट्रेस है, तो मैं आपसे पूछूं कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, तो ध्यान रखना बल्क मॉडुलस होता है ऊपर रखा जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस। लेकिन भाई साहब ये जो ऊपर वाला डायरेक्ट स्ट्रेस है ना बल्क मॉडुलस के केस में, ये तीनों डायरेक्शन का होता है, इस बात को पहले समझ लो, तीनों डायरेक्शन का होता है।
मैं आपको बता दूं, जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को पानी में डुबोते हो ना, तो हर तरफ से प्रेशर काम करता है, और हर तरफ से प्रेशर काम करने की वजह से ही लिक्विड में ये बल्क मॉडुलस आ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस तीनों डायरेक्शन से, और नीचे रखा जाता है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो के का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस बटे वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर बात के की करते हैं तो भाई डायरेक्ट स्ट्रेस की बात की जाए तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो पी हो जाएगा, जिसे आप लोग प्रेशर भी कह सकते हो, हैं, लेकिन वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा वी बटे वी। बट वाले फॉर्मूले में ध्यान रखना, ऊपर एक माइनस चिन्ह लगा होता है। पता है माइनस चिन्ह क्यों लगा होता है? माइनस चिन्ह इसलिए लगा होता है कि जब भी कभी किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ाने से जो वॉल्यूम में, भाई मान लीजिए लिक्विड है, तो लिक्विड में जब चारों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स कम करेगा तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा ना, तो वॉल्यूम घट जाएगा तो वॉल्यूम का साइन नेगेटिव आएगा। उसी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर हमारा, आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चिन्ह, नेगेटिव चिन्ह लगा दिया, ताकि जो नेगेटिव यहां है उसको पॉजिटिव बना दे। फिर से समझ लो, प्रेशर जब बढ़ेगा चारों तरफ से तो लिक्विड का आयतन या बॉडी का आयतन घटेगा, तो घटेगा तो ये माइनस में आएगा, उसी माइनस को प्लस बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया। लेकिन कई बार ये फॉर्मूला डेंसिटी के पदों में पूछा जाता है, तो अगर ये फॉर्मूला डेंसिटी के पदों में पूछा जाए तो ऊपर प्लस ही रहेगा, लेकिन नीचे जो डेल्टा वी है उसकी जगह डेल्टा रो बटे रो आ जाएगा। तो डेंसिटी के पदों में ये फॉर्मूला पूछा जाए तो आप नीचे वाला बताना, और प्रेशर वॉल्यूम के पदों में पूछा जाए तो ऊपर वाला बताना। तो डेल्टा वी बटे वी वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और सुनो, इसका भी मात्रक पूछा जाए तो इसका भी मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी बल्क मॉडुलस तुम्हारा लिक्विड के केस में ज्यादा देखने को मिलेगा, सॉलिड में भी होता है लेकिन लिक्विड में बस यही होता है, बल्क मॉडुलस। ठीक है ना, तो ये मैंने कुछ चीजें आज आपको क्लियर की है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। इसके बाद हम लोग अगले हुए उसमें देखेंगे। चलिए तो देखिए, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, वो है पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं। जो पॉइसन रेशियो होता है उसमें बहुत सारी किताबों में मतभेद इस बात का है कि पॉइसन रेशियो को कुछ लोग 1/m से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ लोग इसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इस पे चक्कर में नहीं पड़ना किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। पॉइसन रेशियो 1/m म्यू या फिर सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हम लोग 1/m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, कैसे समझा जाएगा पॉइसन रेशियो क्या होता है? उससे पहले देखिए, मैंने फिर से अपना एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें मैं कह देता हूं कि ये जो ऊपर वाली छड़ है इसमें मैंने F न्यूटन का टेंसाइल लोड लगाया। बताइए, अगर ऊपर वाली छड़ में F न्यूटन का टेंसाइल लोड लगाया जाएगा तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, वो जो पहले L थी वो बढ़कर L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछूं कि लंबाई बढ़ी कितनी, तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि लंबाई बढ़ी सर डेल्टा L। ठीक है ना। अच्छा, लंबाई बढ़ी डेल्टा L। और उसी के साथ साथ एक और बात मैं कहूं, अगर सर इसका डायमीटर जो पहले D था, अब वो डायमीटर घट जाएगा। अब कितना डायमीटर हो जाएगा? तो मान लीजिए D माइनस डेल्टा टी हो गया, घट गया, इसलिए D माइनस डेल्टा टी। तो लंबाई में भी परिवर्तन हुआ और डायमीटर में भी परिवर्तन हुआ। तो यहां पर एक छोटी सी बात पहले समझिए। देखो भाई, डेल्टा L बटे L ये भी किसी न किसी तरह की स्ट्रेन होगा, विकृति होगी, और डेल्टा D बाई D सर ये भी विकृति होगी, इसे भी स्ट्रेन कहा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो डेल्टा L बाई L है, पहले डेल्टा L बाई L को सुनो। तो याद करो, डेल्टा L बाई L के बहुत सारे नाम मैंने बताए। डेल्टा L बाई L को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं, इसी को लीनियर स्ट्रेन भी कहा जाता है, इसी को प्राइमरी स्ट्रेन भी कहा जाता है। ये सारे के सारे नाम, और इसी का एक और नाम भी मैंने बताया था, डायरेक्ट स्ट्रेन। स्ट्रेन सभी में कॉमन है ना। तो मैंने कहा कि जब किसी छड़ पर एक्सियल टेंसाइल लोड लगाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, डायमीटर कम हो जाता है। ये सब बातें लिख लेना कि जब किसी छड़ पर एक्सियल टेंसाइल लोड लगाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है और डायमीटर कम हो जाता है। इस प्रकार डेल्टा L बटे L लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लीनियर है, प्राइमरी, इसी का एक और नाम है डायरेक्ट स्ट्रेन। और डेल्टा D बाई D भी तो बनेगा। तो डेल्टा D बाई D को हम लोग किन नामों से जाना जाता है? इसी को बोला जाता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल। इसी को बोला जाता है ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। और इसी का एक और नाम भी होता है, इसी को बोला जाता है सेकेंडरी स्ट्रेन, इसी को बोला जाता है सेकेंडरी स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन सभी में कॉमन है।
तो आपको एक सिंपल सी बात बताई कि जब एक्सियल टेंसाइल लोड लगाते हैं तो डेल्टा एल बटे एल भी बनेगा, डेल्टा डी बटे डी भी बनेगा। ठीक, हिंदी में इसको अगर बोला जाए तो हिंदी वाला नाम भी याद रखना, इसका हिंदी वाला नाम होता है पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति। और वो जो आपका डेल्टा एल बटे एल है ना, डेल्टा एल बटे एल, ये जो डेल्टा एल बटे एल है सर, इस डेल्टा एल बटे एल को हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो ध्यान रखना जो पॉइसन रेशियो 1/m होता है ना, मैं यहां लिख देता हूं पॉइसन रेशियो। तो जो पॉइसन रेशियो 1/m होता है, अगर मैं बात करूं तो क्या होता है पॉइसन रेशियो, तो ध्यान रखना पॉइसन रेशियो 1/m बराबर होता है, ऊपर होता है लेटरल स्ट्रेन और नीचे होता है लीनियर स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का जो अनुपात होता है सर, उस अनुपात को ही बोला जाता है पॉइसन रेशियो। यानी लेटरल स्ट्रेन दैट मींस डेल्टा डी बटे डी और लीनियर स्ट्रेन दैट मीन डेल्टा एल बटे एल। तो डेल्टा डी बटे डी और डेल्टा एल बटे एल, इन दोनों का रेशियो ही कहलाता है तुम्हारा, इन दोनों का रेशियो ही कहलाता है तुम्हारा पॉइसन रेशियो। यही है तो पॉइसन रेशियो 1/m बराबर माइनस डेल्टा डी बटे डी बटे डेल्टा एल बटे एल। ऊपर पार्श्व विकृति, नीचे अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति अनुपात को 1/m पॉइसन रेशियो कहते हैं। या फिर आप इसको म्यू भी कह सकते हो या फिर सिग्मा भी कह सकते हो। सर ये माइनस चिन्ह क्यों लगाया? माइनस चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि जब भी कभी आप टेंसाइल लोड लगाओगे तो लंबाई बढ़ेगी, तो लंबाई बढ़ेगी तो डेल्टा एल पॉजिटिव, लेकिन डायमीटर घटेगा तो डेल्टा डी निगेटिव में आएगा। भाई कोई चीज घटती तो परिवर्तन निगेटिव, तो इसी निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक बाहर माइनस चिन्ह लगाया। इसका उल्टा भी सही है। मान लीजिए अगर कंप्रेसिव लोड लगाया जाएगा, कंप्रेसिव लोड मतलब दबा देने वाला लोड, तो लंबाई घट जाएगी और डायमीटर बढ़ जाएगा। तो डायमीटर बढ़ेगा उस समय लंबाई घटेगी, और लंबाई घटेगी दोस्त तो लंबाई निगेटिव में आएगी, डेल्टा एल निगेटिव में आएगा। और ये निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस चिन्ह लगा दिया। ठीक है, कई लोग माइनस चिन्ह नहीं लगाते तो यहां मॉड लगा देते हैं, एक ही बात है आपका। ठीक है, अच्छा तो आप ये समझे कि सर पार्श्व विकृति क्या होती है, 1/m बराबर लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लेकिन ये जो हमारा पॉइसन रेशियो है इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि इसकी बातों के बारे में मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। ये जो मैं यहां पर आपका पॉइंट लिखा रहा हूं, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। तो आप लोग ये कंक्लूजन की हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या होता है कंक्लूजन मैं बता दूं, ये लीजिए नेक्स्ट हेडिंग आपकी बन रही कंक्लूजन, है ना। अब सुनो बड़े ध्यान से, कंक्लूजन के बारे में क्या क्या बात सुनना। पॉइसन रेशियो 1/m की सबसे पहले तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि कहां से कहां के बीच होती है। तो 1/m की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना वो -1 से शुरू होती है और +1/2 तक जाती है, +1/2 तक, ज्यादा +1/2 तक, इससे ज्यादा नहीं जाती, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, +1/2 तक जाती है। वैसे मैं बता भी सकता हूं क्यों नहीं जाती है, लेकिन इतना जानना आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बस इतना जान लो -1 से 1/2 के बीच होती है। लेकिन 1/m पॉइसन रेशियो की जो वैल्यू होती है थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब ये होता है कि भाई साहब ये जो वैल्यू है ये केवल पढ़ने के लिए है, एक्चुअल में नहीं होती। ठीक है ना, है ना। और सुनिए आगे बात सुनिए, फिर ये वैल्यू आपका मेटल के लिए पूछी जाती है। बताइए मेटल के लिए कितनी होती है, तो ध्यान रखना मेटल के लिए 1/m की जो वैल्यू होती है मेटल के लिए वो 0 से ज्यादा और 1/2 के बीच होती है ना। तो 0 और 1/2 के बीच में कह सकते हो ये एक्चुअल वैल्यू है, ये तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका 1/m पॉइसन रेशियो की एक्चुअल वैल्यू कहां से कहां के बीच होती है और थ्योरेटिकल वैल्यू। तो अगर थ्योरेटिकल वैल्यू पूछी जाए तो -1 से 1/2 के बीच, एक्चुअल वैल्यू पूछी जाए 0 से 1/2 बीच। कुछ और बातें भी जानना जरूरी है इसके बारे में। फिर इसके बाद आपको एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि यदि मैं स्टील की बात करता हूं, स्टील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टील का ध्यान रखना, जो पॉइसन रेशियो 1/m होता है ना, वो होता है किसके बीच होता है 1/m का मान, 1/m का जो मान होता है स्टील के लिए वो ध्यान रखना 1/4 से 1/3 के बीच होता है। 1/4 से 1/3 के बीच होता है स्टील का पॉइसन रेशियो। ठीक है, हालांकि 1/4 को आप 0.25 से 0.33 भी कह सकते हो, स्टील के लिए होता है, ध्यान रखना। इसी तरह से एक और बात आपको याद रखना पड़ेगा, यह भी बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर रबड़ होते तो बहुत सारे और भी मटेरियल है, एल्यूमिनियम भी होता है, कास्ट आयरन भी होता है, लेकिन इनके लिए आपके उसमें नहीं पूछा जाएगा, बेफिक्र रहिए।
स्टील के लिए 0.25 से 0.33, बस यही। रबड़ के लिए जरूर याद कर लेना, जो रबड़ के लिए होता है वो 1/m का मान 1/2 होता है। 1/2 मतलब वही 0.5। तो सबसे ज्यादा जो पॉइसन रेशियो होता है वो रबड़ का ही होता है 0.5 या 1/2, है ना। इससे ज्यादा पॉइसन रेशियो होता नहीं है, क्योंकि 1/2 से कम है। तो आप लोगों को पॉइसन रेशियो के बारे में ये जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए ना, ये जरूर याद कर लेना। पॉइसन रेशियो का जो थ्योरेटिकल मान होता है वो -1 से 1/2 के बीच, एक्चुअल मान 0 से 1/2 के बीच। स्टील के लिए 1/4 से 1/3, है ना। रबड़ के लिए 1/2, 0.5, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आ जाती है, भाई ये याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइसन रेशियो, है ना। इस पर अभी मैं सवाल भी आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखूंगा, तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। रिलेशन, ये पता है रिलेशन की हेडिंग क्या है? ये रिलेशन वो है जो आपका ई, जी और टे, इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है। ई, जी और टे, ई, जी और टे ये कह सकते हुड्स कांस्टेंट है या इलास्टिक कांस्टेंट है। ई, जी, के के बीच इसलिए अब मैं संबंध बताऊंगा क्योंकि अब हमने पॉइसन रेशियो पढ़ लिखा। तो दरअसल ई और जी और के में पहला जो संबंध होता है पॉइसन रेशियो के साथ, वो होता है ई बराबर 3k और ब्रैकेट में होता है 1 - 2/m, ठीक है। बहुत जगह पर आपको 1 - 2/m ना लिखकर 1 - 2 सिग्मा भी मिल सकता है, क्योंकि सिग्मा को भी कई लोग पॉइसन रेशियो शो करते, तो उसमें मत कंफ्यूज हुआ करो। एक चीज याद क्या करो, बाकी कन्वर्जन मिल जाता है आपको। तो ई बराबर 3k 1 - 2/m, ये ई के में संबंध है, लेकिन बीच में 1/m है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बीच में 1/m है, क्लियर है ना। इसीलिए बोला जाता है कि 1/m की वैल्यू अधिकतम 1/2 है, क्योंकि अगर आप ई की वैल्यू, बहुत ध्यान सुनना, 1/m यहां रखोगे, यानी 1/m बराबर 1/2 रखोगे, थोड़ी 1/m बराबर 1/2 रखोगे, तो थोड़ा सोच के देखिए, 1/m 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1m 0 और 1 - 1, अरे रखते देखो ना, तो ई बराबर हो जाएगा 0 और ई बराबर 0 आ जाएगा, इसका मतलब चलेगा। लेकिन अगर आपने 1/m का मान 1/2 से भी ज्यादा रख दिया, 1/2 से भी ज्यादा कर दिया, तो जैसे आप 1/2 से ज्यादा करोगे तो कंफर्म यहां वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और 1/2 से ज्यादा करने पर वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो फिर लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ई बराबर 0, तो ई बराबर 0 ये कह सकते हो रबड़ के लिए होता है। रबड़ को परफेक्ट प्लास्टिक भी कहते हैं, परफेक्ट प्लास्टिक। तो ध्यान रखना, परफेक्ट प्लास्टिक के लिए कोई पूछे यंग मॉडुलस कितना होता है, हमेशा 0 बताना। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी के लिए यंग मॉडुलस हमारा 0 होता है। इसी तरह से एक और बात पूछी जाती है, परफेक्ट इलास्टिक नहीं, फॉर रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के लिए कई बार पोस्ट कर जाता है। अगर रिजिड बॉडी का पूछा जाए कि बताओ रिजिड बॉडी का यंग मॉडुलस क्या होता है, तो ध्यान रखना, रिजिड बॉडी का जो यंग मॉडुलस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये हो सकते तो दो बातें और याद कर लेना, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी के लिए यंग मॉडुलस 0 होता है और रिजिड बॉडी के लिए यंग मॉडुलस इनफाइनाइट होता है। रिजिड बॉडी के लिए पता है क्यों इनफाइनाइट होता है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें आप चाहे जितना बल लगाओ वो खींचेगा ही नहीं। तो खींचेगा ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि बल तुम 100 न्यूटन लगाओ, चाहे 10 न्यूटन लगाओ, चाहे 2000 लगाओ, चाहे 2 लाख न्यूटन लगाओ, रिजिड बॉडी की बात बता रहा है, उसमें खींचना ही नहीं है। मतलब उसमें हमेशा टेम्परेरी डिफॉर्मेशन रहेगा, और टेम्परेरी डिफॉर्मेशन का मतलब यह है कि उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, अर्थात ई तुम्हारा इनफाइनाइट है। तो ध्यान रखना, रिजिड बॉडी के लिए ई इनफाइनाइट और प्लास्टिक बॉडी के लिए परफेक्ट, वो भी प्लास्टिक बॉडी के लिए ई 0 होता है। दो बातें याद करके रखना, ई के में संबंध हो गया। दूसरा संबंध सुनिए, दूसरा संबंध होता है ई और जी में। तो ई और जी में दूसरा संबंध होता है ई बराबर 2g ब्रैकेट में 1 + 1/m। कई बार आप ये संबंध ई बराबर 2g ब्रैकेट में 1 + सिग्मा भी मिलेगा, लेकिन यहां पर मैं 1/m के फॉर्म में चल रहा हूं, इसका मतलब ये हो रहा है ई बराबर 2g ब्रैकेट में 1/m। ऊपर वाले जो दोनों रिलेशन है ना, उसमें ई के साथ g आया, k आया, 1/m आया, यानी 1/m आया। लेकिन जो तीसरा रिलेशन होगा उसमें 1/m नहीं आएगा, उसमें 1/m नहीं आएगा। दैट मीन्स ये है कि जो तीसरा वाला संबंध आएगा उसमें 1/m ना होके वो तीसरा वाला संबंध ई, जी और k में होगा। तो ध्यान रखना, ई, जी, k में संबंध होता है ई बराबर 9gk और डिवाइड बाई g + 3k। ई बराबर 9gk डिवाइड बाई g + 3k, ये ई, जी, k में संबंध है। इसमें देखिए 1/m नहीं आया, है ना। तो भाई ये तीन संबंध ई बराबर 3k 1 - 2/m, ई बराबर 2g 1 + 1/m
और E बराबर 9GT अपॉन G प्लस 3T। ये तीनों संबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इन तीनों संबंधों से क्वेश्चन आता है, कई बार। एक दो वैल्यू दे देगा, दूसरी वैल्यू पूछ लिएगा, ठीक है। अब बाकी 1/m 1/2 पर क्या कंडीशन होल्ड करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे एक और बात सुनिए, ये जो तीसरा वाला संबंध मैंने बताया E बराबर 9GT अपॉन G प्लस 3T, कई बार इस संबंध को किसी दूसरे तरीके से पूछा जाता है। क्या है वो दूसरा तरीका? तो उस दूसरे तरीके के लिए मैं क्या करता हूं कि G प्लस 3T डिवाइड बाई GT कर देता हूं। मतलब G प्लस 3T को इधर ले गए, G को इधर ले आए, तो बताइए क्या हो जाएगा, 9/E हो जाएगा, हो जाएगा। अगर 9/E को मैं पहले लिख लूं, 9/E को मैं पहले लिख लूं, तो 9/E पहले लिख लिया जाए और GT का इधर डिवाइड करा दे। तो यहां GT का डिवाइड कराओगे तो 1/K, और यहां GT का डिवाइड कराओगे, K से K कैंसिल, 3/G। तो 3/G तो मैंने पहले लिखा और 1/K बाद में लिखा। तो आप इस वाले संबंध को इस तरीके से भी लिख सकते हो, 9/E बराबर 3/G प्लस 1/K, ठीक है। आगे चलते मैं इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, जिसमें E की वैल्यू दी जाएगी, G की वैल्यू दी जाएगी, तो 1/m पूछा जाएगा, या फिर E और G का रेशियो भी दे सकता है। E और G का क्या दे सकता है? रेशियो। तो E और G का रेशियो दे दिया जाए तो भी 1/m पूछा जा सकता है। क्लियर हो ना? तो ये सारी की सारी कहानियां आपको पता होना चाहिए, रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइसन रेशियो, और ये जो मैंने दो बातें बताई ना, ये दो बातें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है।